लेकिन जो एक फैसला आया उसके ऊपर इस किस्म का रद्द-ए-अमल, ऐसा भी कह रहे हैं कि एक तरह से ये तौहीन आमेज है, लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब की ही इंतजामिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला, एक ASI या SHO सब खड़े होते हैं, वो उसको अवाम में उड़ा देते हैं। तो जब ये सिलसिला होगा तो लगता है कि अब हुकूमत में वो एपेटाइट नहीं रही कि अदालत से कोई ऐसा फैसला आए जो हमें नागवार गुजरे। नहीं तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर मरियम बीबी और मौलाना फजल रहमान ने जलसा करके गालियां दी थी, तो तब क्यों नहीं इस तरह रिएक्शन आया? जब जजेस की तस्वीरें लगा के जलसे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, तब उस वक्त वकला को ख्याल नहीं आया। ये कोई झगड़ा नहीं है, ये एक पैटर्न है। और रिपोर्टेडली आई थिंक चीफ जस्टिस जो है वो ऊपर अपॉइंट भी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, FCC में। तो ये बाकी कहानियाँ, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा मामला। नहीं, पर आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को ये मामला हल करने चाहिए? देखें ना, एक वो कह रहे हैं मुतवाज़ी हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अदालत हो, कौन सा इदारा रह गया? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इस मुल्क में कोई इदारा है? हम तो इस तरह बात करें जिस अदालतें बड़ी आज़ाद हैं। सिविल कोर्ट में मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि क्या मामला होता है। साल साल केस चलते रहते हैं, ना कोई उसको करता है, रिजॉल्व करता है। चलान जमा नहीं होते 3-3 साल। लोग जो हैं वो तरीके भुगत रहे हैं। ये तो आप अपनी प्रैक्टिस पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं चौधरी साहब। हमारी प्रैक्टिस पे कुल्हाड़ी मर चुकी है। मैं आपको, आप अगर समझते हैं ना कि अदालत नामी कोई इदारा बाकी रह गया पाकिस्तान में, तो आप गलत समझते हैं। ठीक है, ये अदालतें नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव के नीचे आए हुए एक इदारे हैं। कौन सा लाहौर हाई कोर्ट में मुझे बताएं कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तो बनाए नहीं उन्होंने, यही लेके आए थे ना, क्योंकि पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन नहीं पाया। ये जो सारे हैं ना, तो जो हटाओ नोटिस हैं, कोई इधर कर दो, कोई इधर कर दो, ये सारे जो अभी मरियम बीबी को खुश करने के लिए सारे मर्दो जन लगे हुए हैं असेंबली के अंदर, ये बेसिकली तो मरियम नवाज शरीफ की खुशामद में लगे हुए हैं। इन्होंने एक केस आ गया, इन्होंने तो लंबे पै जाना। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये जो सारा मामला हो रहा है, ये पैटर्न हमने देखा है। जजेस जब आखिर में आते हैं करियर के, तो वो फिर गवर्नमेंट की तरफ सख्ती करते हैं, फिर वो ऊपर आ जाते हैं, फिर वहां पे खामोशी हो जाती है। तो ये मुझे नहीं समझ में आती कि ये ऑर्डिनेंस अगर गवर्नमेंट लाई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिप्टी कमिश्नर वगैरह होंगे, तो वो तो लाजमी जो है वो तो गवर्नमेंट के होते हैं, अंडर ही होते हैं। सिविल कोर्ट्स का एक अपना स्ट्रक्चर है। सिविल कोर्ट्स में फ्रैंकली स्पीकिंग के आप कोर्ट्स के पैरेलल कोर्ट्स तो नहीं बना सकते। ये कोई ट्रिब्यूनल भी बना रहे थे उस ऑर्डिनेंस के तहत। उस ऑर्डिनेंस के तहत हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड जो है वो लगना था, जिसने जो है ये मामलात को देखना था। इसके अभी रूल्स भी नहीं बने। ठीक है, तो ये जो हुकूमतें भी हैं, अब ये बुनियादी तौर पे फेलियर है ना हुकूमत की, कोई डिलीवरी तो है कोई नहीं। ठीक है, तो वो रोजाना ऐसा काम करते हैं जिससे जो है ना वो कोई सोशल मीडिया पे या उस तरह को वो समझते हैं कि यार हमने कुछ ऐसा कर दिया। हालांकि अगर ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, आपका क्या ख्याल है कि ये जो टाइटलमेंट है ये ऐसे ही कब्जे हो जाते हैं लाहौर में या बड़े शहरों में? ये पूरा माफिया होता है। ये पहले टाइटलमेंट जो है वो कागज तब्दील होते हैं, पहले बंदा टारगेट होता है, बंदा शायद इस मुल्क में भी ना हो, उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, फिर वो पूरा एक माफिया, उसमें रेवेन्यू के एहलकार भी शामिल होते हैं, उसमें जो अपना लोग भी शामिल होते हैं, जो बाज़ औक़ात अदालती एहलकार भी शामिल होते हैं। तो ये पूरा सारा एक सिस्टम होता है। ये इस तरह से थोड़ी होता है कि आप लॉ बना के तो DC AC को दे दें और वो ठक ठक करके। तो एक तरह से तो आप एहसन बोन साहब का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद ही कर रहे हैं ना कि अदालतों को ये मामला देखना पड़ेगा। कोई एहसन बोन की ना तायद ना करके मैं कल जाना नहीं, मेरा बड़ा भरा है। वही मतलब ठीक होगा। चौधरी साहब, वैसे आम तासुर यही है कि बिक जाना अच्छा है, क्योंकि जितना नुकसान इसमें हो चुका है, अगर ये हम चला सकते होते तो अब तक चला चुके होते। तो आप कैसे देखते हैं इस प्राइवेटाइजेशन को? देखिए कासिम साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर तो समझ में नहीं आया। यानी आप 135 अरब रुपया लेंगे, उसमें आई थिंक 10% मिलेगा हुकूमत को और बाकी उसी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा जी। अब वो तो प्राइवेट कंपनी होगी, ज़रा 75% शेयर्स जिनके पास होंगे, तो फिर 135 अरब रुपये का क्लेम करने की तो ज़रूरत नहीं है। शायद खान अब्बासी का मौका मुझे हकीकत से करीब लगता है। वो कहते हैं कि इसकी कोई इतनी वर्थ भी नहीं है। ज़्यादा त्यारे जो हमने देखे उसमें न्यू खान की बात ज़्यादा बेहतर होती है, जो यूरोप में चलते थे या चलते हैं इनके PIA के। यानी उसमें स्टाफ बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा ज़बरदस्त है।
एक त्यारे का गेयर निकाल के दूसरे पर डालते हैं, दूसरे का तीसरे में, इस तरह से गुजारा कर रहे हैं। 4 को लीज पे हैं, टोटल 19 त्यारे, 4 ग्राउंडेड है। इसमें कौन सी एयरबस इसमें खरीदेगी? देखिए जो बाहर वाली कंपनियां हैं ना, मैं आपको ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट एज ए ट्रैवलर या हम देखते हैं उनके पास जहाज़ों की कमी कोई नहीं है, उनके पास रूट्स का शायद इशू। तो वो पीआई के रूट्स में इंटरेस्टेड होंगे। वो जहाज़ वगैरह क्यों लेंगे यहाँ पे जब आपके इतना बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे? वो ऑलरेडी अपनी वर्ल्ड नंबर 3 एयरलाइंस जो है वो सारी यूएई की हैं, 1 2 3 उनकी हैं, बाकी भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दुनिया भर में। तो यहाँ पे पीआईए का अगर कोई इस लिहाज से तो बेहतर ही है कि कम से कम ये जो फ्री वाउचर हमारे पैसों से आपके पैसों से जाते थे वो खत्म हो जाएंगे। कुछ ये जो मामलात हैं। अच्छा, ये सरवर्दी साहब ने ये कहा कि सरकार का कोई काम नहीं है हुकूमत तो चला रही है। नहीं, इस सरकार का तो ये भी काम नहीं। लेकिन सरवर्दी साहब को पूछो कि फर्जी फर्टिलाइजर किन की है, उनका काम है नहीं। अगर बोलना है तो फिर सब देखे ना, फिर ये तो कोई बात नहीं है ना कि सरकार जो है वो ना चलाए, वो 35% में उसकी शेयर ये सरकार के पास ही गई है ना। फिर 75 में से 35% निकाल लो तो 40% बाकी रह गया प्राइवेट लोगों का। 20-25% शेयर की बात हो रही है, वो 35% जो भी है। अब इशू ये है कि यहाँ पे तो हर जगह कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं होता। आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे, ठीक है। आप टैक्सेशन जो है वो इक्वली इंप्लीमेंट होता है। जो आपके ये जो रोड्स पे आपकी सप्लाई जाती है, जो सरकार की कंपनियां हैं बशमूल असली सरकार की कंपनियां, क्या उनको भी सेम ही टैरिफ पड़ता है? यानी अगर एक ट्रक है उसको आपका जो टोल टैक्स ही माफ है या उसमें कम है तो फिर वो तो फिजिबिलिटी उसकी तो वैसे बड़ी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि कंपटीशन होता है ना आपका। तो अगर आपने फिजिबिलिटी बनानी है, मैंने वो टोल टैक्स नहीं डालना, साथ वाले कंपटीटर ने डालना है, तो वो इसमें फर्क पड़ जाता है। तो इशू ये है कि या तो आप मुकम्मल तौर पे प्राइवेटाइज करें, जो कि बिल्कुल दुनिया भर में एक ट्राई टेस्टेड एंड कामयाब। अब बरतानिया, अमेरिका हर जगह पे हो चुकी हैं एयरलाइंस। सर मैं तो कहता हूँ ये हनीफ अब्बासी साहब की भी जान छुड़वा दें। जितने शानदार एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं, वो पिंडी में एक उनको कमरे का दे दें, दफ्तर रेलवे का, और वो जो नहीं रेलवे होती उसको वो चलाई रखें, बाकी भी प्राइवेटाइज कर। अच्छा चौधरी साहब, हुकूमत ने ऑफर तो की है और फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब भी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब को खत भी लिखा गया और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान के तो सियासी DNA में ही शामिल नहीं है कि वो किसी से बातचीत करे। फिर मैंने देखा कि शेख वकास साहब भी कह रहे हैं कि PTI ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है शायद उसके प्लेटफॉर्म से बातचीत हो। आपको लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी? देखिए, ख्वाजा आसिफ और शेख वकास दोनों इन मामलात में रेलेवेंट है। जब वज़ीर आज़म ने कह दिया है तो मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ हो या असद कियानी हो या अता तारड़ हो, वो क्यों अपने वज़ीर आज़म से हट के बातें कर रहे हैं। देखिए ना, कैबिनेट का तो हेड वो है ना, तो हमने तो वज़ीर आज़म को देखना वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, बाकी ये क्या कहते रहते हैं, इनकी तो अपनी क्योंकि दुकानें खुली हुई है ना, तो इनको तो डर लगा रहता है कि कोई ऐसी बात हो ना जाए। तरीके तो PTI वालों की दुकान, इनकी भी और उनकी भी, दोनों की। ये जो है ना, ये छोटूस जो दोनों जमातों के, इनका दिल है कि वो सारे बड़े अंदर रहें, तो तभी ना, वरना शाह महमूद अकेला ही बाहर आ गया तो इनकी तो दुकान ठप हो जाएगी ना। ये नहीं चाहते कि बाहर निकले, ये कहते हैं अंदर के अंदर ही रहें। अब इशू ये है जी कि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास दोनों को दी गई है कि जी आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा भी है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और मैं ये इसकी पहले दिन से वज़ाहत कर रहा हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब की ये हमेशा से स्टांस रहा है, वो पुराने सियासतदान हैं कि वो बातचीत भी करेंगे। और सियासी जमातों के पास डायलॉग के अलावा तो कोई हथियार होता कोई नहीं है, डायलॉग ही करने हैं ना। आपने ये कहते हैं जी हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे यानी मुजामत करेंगे, तो क्या अस्करी मुजामत कर रही है? आप कह रहे हैं कि हम बंदे लाएंगे, उससे जोर पड़ेगा, मुज़ाकरात करेंगे। भाई अगर आप इतने बंदे ले आ सकते तो फिर मुज़ाकरात की तो जरूरत ही कोई नहीं है। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें यह है कि सर हमारा 60,000 पर्चा हुआ है, 34,000 हमारा बंदा है, इमरान खान अंदर है, उसकी बीवी अंदर है, वो अपना लीडर अंदर है, उनकी फैमिलीज, पार्लियामेंटेरियंस, यार उनका भी तो किसी ने बात करनी है कि नहीं करनी। जो ये हमारे कारकुनान हैं जो अदालतों में झूठे पर्चे कर रहे हैं, उनके बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है।
जब तक वो आप एक खानदान होता है ना जी, ये तो सारे अपनी अपनी मंडी से जाके बैठे हुए हैं, बादशाह लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही। पर उसमें दूसरा आर्गुमेंट ये है ना कि जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं, हुकूमत वाले जो नाजायज चीजें कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करके आप उनको लिस्ट। तो काज़मी साहब, आप जब मार्शल होता है तो उन हुकूमतों के साथ नहीं बैठते। जब इमरान खान साहब को आप ये कहते हैं कि ये चीज अब एक नया काम, ये खैर पहले भी होता था, वो जी आपकी पॉपुलैरिटी में बड़ा फर्क आ जाएगा। मैंने खान साहब से कहा था, मैंने कहा सर आप अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने पॉलिटिकली आप कितने पॉपुलर हैं। दूसरी बात है कि इमरान खान की जुर्रत, उनका आज़म, उनका हौसला, उनकी बेगुनाही अवाम में इस्टेब्लिश है। अब अगर इमरान खान अपने बंदों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने वर्कर्स के लिए बात करते हैं तो उसमें उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं आने वाला। और कोई भी सियासतदान बैठ के बात करे, ये बात ही मजाक लगती है कि जी आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। इमरान खान की सियासत इस मुल्क में खत्म करने वाला इस वक्त स्वाय इमरान खान के कोई नहीं है। ठीक है, वो इमरान खान की सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आए मुज़ाकरात करें, यही एक चीज है। लेकिन अभी मुज़ाकरात दोनों के नहीं हो सकते, माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, वो अल्लाह करे कामयाब हो जाए।